चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाला क्लास में हम लोगों ने सेट 7 को कंप्लीट कर लिया था, यानी सेट 7 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने लगा लिया था। आज की इस क्लास में हम लोगों ने सेट 8 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आज हम लोग सेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कुछ PYQ क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन होगा सब क्या होगा, पहले वर्ष का क्वेश्चन होगा और रिपीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीदता है। यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक खुदरा विक्रेता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 40 कलम को एक थोक विक्रेता से, यानी यहाँ पर समझिए ये क्या है, ये मेरा क्या खुदरा विक्रेता है। खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है, खुदरा विक्रेता जो है वो थोक विक्रेता से 40 कलम को परचेज कर रहा है। यानी ये खुदरा विक्रेता जो है वो थोक विक्रेता से 40 कलम को क्या कर रहा है, खरीद कर रहा है, और उस 40 कलम को 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीद रहा है। यानी कि वो कलम कितना खरीद रहा है 40, और उसको दाम कितना का देना पड़ रहा है 36 कलम का। उसके बाद आगे क्या बोला, यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों पर 1% का बटा पर अगर बेचता है, यानी खुदरा विक्रेता जो है वो क्या करता है सभी कलम पर अगर वो 1% का अगर बटा पर उसको अगर बेचता है तो हमको बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी हमको बताना है कि उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत जो है वो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा। देखिए टोटल कलम वो कितना खरीदा 40, यानी यहाँ पर क्या होगा 40 माइनस उसमें उसको दाम कितना लगा, यानी कि वो 40 कलम को परचेज किया, ठीक है, और उसमें उसको दाम कितना का देना पड़ा 36 कलम का। यानी यहाँ क्या होगा 36 और नीचे में यहाँ पर क्या होगा 100, यानी कि वो 40 कलम को खरीदा, 36 का उसका दाम पड़ा, और नीचे में आपका क्या आएगा जितना कलम वो है नीचे में आपका 36 आएगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, यहाँ तक क्या किया। देखिए क्वेश्चन में ये बात बोला है कि एक विक्रेता जो है वो 40 कलम को 36 कलम के दाम पर खरीदता है। फिर आगे बोला अगर 1% बटा पर उसको बेच ले तो उसको लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखे 40 कलम को वो खरीदा कितना में 36 में, और बटा में 36, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऊपर में क्या होगा 9/36 और इंटू में क्या 100, यानी यहाँ से कटेगा 9 से 4 बार में, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यानी ऊपर में आपको क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ ऊपर में क्या है आपका 4/36, यानी 4 से इसको काटेंगे 9 टाइम, यानी कितना आ गया 100/9%। तो ये आपका हो गया 100/9%। अब देखिए वो आगे क्या बोला है कि यदि वो उन कलमों पर अगर 1% का अगर बटा लगा दे, यानी जो भी कलम वो बेच रहा है उनके ऊपर अगर 1% का अगर बटा लगा दे तो उसका दाम क्या होगा। तो देखिए कलम का प्रतिशत क्या है 100/9%, इसमें से वो बटा कितना दे रहा है यानी छूट कितना दे रहा है 1% का, यानी माइनस में 1 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे जितना प्रतिशत है उतना क्या करेंगे, यानी हमको परसेंटेज यहाँ से क्या निकाले 100/9, यानी यहाँ क्या होगा 100/9 और मल्टीप्लाई बाई क्या 1/100। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 100/9 से 100/9 कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 100/9 माइनस 1/9 -1। ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा।
यानी अगर एलसीएम अगर 9 ले लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस 1 और माइनस 9, यानी यहाँ से क्या होगा आपका नीचे में होगा आपका -10 यानी कि 90/9, यानी इसको अगर काटिएगा तो कितना परसेंट आएगा 10%। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, यानी उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा 10%। यानी उस खुदरा विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो वो आपका होगा 10% का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था प्रॉफिट और लॉस के आधारित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुलक निम्न में से किसकी सहायता के ग्राफ से निकाला जाता है। यानी हमको क्या किया, 4 ऑप्शन दे दिया और इनमें से बोला कि अगर हमको बहुलक का आवृत्ति निकालना है तो किस ग्राफ के माध्यम से, यानी किसकी सहायता से हम उसका ग्राफ को निकाल सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, आयत चित्र, ऑप्शन नंबर बी में है आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन नंबर सी में है आवृत्ति वर्ग और ऑप्शन नंबर डी में है त्वरण। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो त्वरण को निकालने के लिए, यानी हम माध्य निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से आपका आकृति वर्ग, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमेशा याद रखिएगा, आपको जब भी बहुलक को निकालना होगा तो बहुलक के निकालने के केस में अगर हम इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो किसकी सहायता से ग्राफ ड्रॉ होगा, तो वो आपका होगा आयत चित्र। यानी आयत चित्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुलक का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझिए। बोला है किसी रैखिक समीकरण y बराबर x द्वारा कौन सा बिंदु निरूपित हो रहा है। यानी हमको क्वेश्चन में दे दिया कि मान लीजिए कोई भी रैखिक समीकरण, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, y बराबर x है। यानी y बराबर x कहने का मतलब क्या हो गया, जितना y होगा उतना मेरा x होगा, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू 1 ले लें तो मेरा x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू 2 ले लें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम y का वैल्यू अगर a लेते हैं तो x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, a मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका x भी बराबर है और y भी बराबर है, ठीक है। यानी अगर y बराबर x है तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कोऑर्डिनेट दोनों में बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में है x0 और y a, ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, x बराबर a और y बराबर 0, यानी बी ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में है a, यानी यहाँ पर y भी x भी a है और y भी क्या है, a है। यानी यहाँ पर आपका बन रहा है x बराबर y का केस। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर cos x। तो हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में हमको दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप लोग वैल्यू पुट आउट करिए। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3, यानी यहाँ पर होगा 1 माइनस, यहाँ पर है tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी tan 60 का मान √3 और इसका स्क्वायर, नीचे में भी क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा आपका cos x। अब यहाँ देखिए 1 माइनस √3 का स्क्वायर, यानी √3 इंटू √3 क्या होता है आपका, ये आपका बनता है 3, यानी ऊपर में बनेगा 3 और नीचे में बनेगा आपका 1 प्लस 4 बराबर cos x।
फिर यहाँ से आगे क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ऊपर में मिलेगा -2 बटा -2/4 बराबर cos x। यानी यहाँ से अगर 2 से अगर इस 4 को काटे 2 टाइम, तो यहाँ से cos x का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से आपको मिलेगा cos x बराबर -1/2। अब देखिए cos x का वैल्यू 1/2 कब होता है, यानी cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब मेरा cos कितना हो, 60 डिग्री हो। और cos 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos x बराबर cos π/3। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, माइनस। यानी यहाँ पर cos x बराबर cos -π/3, तो इस -π/3 को हम लोग लिख सकते हैं cos, देखिए -π/3 को क्या लिख सकते हैं, π-π/3। ठीक है, यानी इस -π/3 को हम लोग लिखेंगे π-π/3। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, cos x बराबर, देखिए cos π-π/3 क्या मिलता है आपको, ये आपको मिलेगा cos 2π/3। यानी यहाँ से अगर कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यानी कंपेयर करने पर आपको x का वैल्यू मिलेगा 2π/3। यानी 2π/3 करने का मतलब क्या हो गया, यानी x का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 2π/3 को हम लोग बोल सकते हैं 120 डिग्री। यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा आपका, 120 डिग्री। अगर यहाँ इसको अगर बताना चाहे तो देखिए x बराबर क्या है, 2π/3। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ क्या होगा, 2 गुना 180 डिग्री और बटा में 3, यानी 3 से इसको काटिएगा 60 बार में, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 120 डिग्री। इसीलिए हम लोग 2π/3 को क्या लिख दिए, 120 डिग्री। यानी हमको x का कितना मान मिल गया, 120। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ हमको वैल्यू को पुट आउट करना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगर हमको यूक्लिड का ग्रंथ का द एलिमेंट्स है, यानी यूक्लिड का एक ग्रंथ है द एलिमेंट्स में कुल कितना साध्य है, यानी यूक्लिड का एलिमेंट है, यानी यूक्लिड का जो अध्याय है द एलिमेंट्स, यानी यूक्लिड का जो अध्याय है द एलिमेंट्स, इसमें हमको बोलना है कुल कितने साध्य हैं, यानी यूक्लिड के एलिमेंट में कुल कितने साध्य हो सकता है। ऑप्शन में क्या है, 465, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी 405 और ऑप्शन नंबर डी 13। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको यूक्लिड का जो है वो ग्रंथ में द एलिमेंट्स की अगर बात करें, यानी यूक्लिड का ग्रंथ द एलिमेंट्स की बात करें, इस केस में आपका इसका टोटल कितना साध्य होता है, 465। यानी इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 465 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन में यानी जो भी क्वेश्चन आप लोग करिएगा उसको क्या किए, आप लोग साथ साथ सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, जितना भी आपका अगर आप साथ साथ सॉल्व करिएगा तो आपका 60-70% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी आप क्वेश्चन लेकर बैठिए, यानी जब भी आप वीडियो वगैरह देखिए मैथ का, एक कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए और क्या किए, क्वेश्चन जैसे ही आया स्टॉप करिए और क्या अपने से ट्राई करिए। ओके, जिससे आपका कंसेप्ट वहीं पर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। जितना बार आप बनाइएगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका कंसेप्ट उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, x,0 किस अक्ष के निर्देशांक है। यानी हमको बोला है कि x,0 जो है वो किस अक्ष का निर्देशांक है। तो देखिए अगर हम इसको ग्राफ से अगर बताएं तो देखिए ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। हमेशा एक बात हम बोलते हैं, अगर आप x एक्सिस पर रहिएगा, यानी अगर आप ये वाला एक्सिस पर रहिएगा तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू 0 मिलेगा। यानी अगर आप x पर रहिएगा तो y का वैल्यू 0, और अगर आप y पर जाइएगा तो इस केस में आपका x का वैल्यू 0 होता है।
तो इसमें हमको दिख रहा है कि मेरा y का वैल्यू 0 है, यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव ऑन कर रहा है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट किस पे है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, यानी यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर। क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर तो इसका y का वैल्यू 0 है, यानी y से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्या है, सब प्रीवियस साल में आपको पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर, हाँ, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का मूल्यों का योग तथा मूल्यों का गुणनफल समान है। यानी हमको क्या किया, एक समीकरण दिया, समीकरण क्या है आपका, पी एक्स स्क्वायर, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण क्या है आपका, समीकरण है आपका पी एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स माइनस के क्या है आपका क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। ये हमको क्या दिया, एक द्विघात समीकरण, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। अब आगे क्या बोला है, इसका जो है वो मूल्यों का योग, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, आपस में बराबर है। यानी यहाँ पर क्या बोला है, मूल्यों का जो योग है वो बराबर होगा किसके, मूल्यों का गुणनफल के। यानी ये बात आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो बस इसी का मेरा काम होगा। हमको क्या पूछा है, कौन सी शर्त उपयुक्त में से सही है, यानी हमको 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से हमको सही शर्त यानी सही ऑप्शन कौन सा है वो हमको बताना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको एक इक्वेशन दिया, अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी मूल्यों का योग होता है माइनस बी बटा ए, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपन में ए। अब माइनस बी क्या होता है, बी जो आपका होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो होता है वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पर बी के जगह पर है माइनस क्यू, यानी माइनस ऑफ माइनस क्यू बटा में ए की जगह पर है आपका पी, यानी आपको मिलेगा क्यू बटा पी। यानी यहाँ से आपको सम ऑफ जीरोज क्या मिला, क्यू बटा पी। उसी तरह से हम लोग अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, यानी कांस्टेंट टर्म बटा में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या है आपका आर, यानी ऊपर में आर और नीचे में पी, यानी ये आपका क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, यानी प्रश्न के अनुसार हमको बोला है कि मूल्यों का जो योग है वो बराबर होगा मूल्यों का गुणनफल के। तो मूल्य का योग क्या निकाले हम लोग, क्यू बटा पी, यानी क्यू बटा पी जो है वो बराबर होगा किसके, आर बटा पी के। अब यहाँ से क्या होगा मेरा, पी से पी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या होगा, पी से पी कैंसिल होगा, तो यहाँ आपको मिलेगा क्यू बराबर आर। अब देखिए अब यहाँ तक कर लिया। अब देखिए आगे थोड़ा सा एक स्टेप और कैसे करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, क्यू प्लस आर बराबर 0, यानी अगर इस आर को अगर इक्वल टू के इधर ला दे तो क्या बनेगा आपका, क्यू माइनस आर बराबर 0, यानी यही मेरा रिलेशन बनेगा, यानी क्यू माइनस आर बराबर 0। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी क्यू माइनस आर बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया, बस हमको एक बात बोला कि मूल्यों का योग बराबर होगा मूल्यों का गुणनफल के, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, रिलेशन बहुत ही आसानी से निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ, किसी गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो गया। यानी मान लीजिए कोई गोलाकार गुब्बारा है, यानी गोलाकार बैलून है, उसका त्रिज्या पहले था 8 सेंटीमीटर और बाद में क्या हुआ, वो बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो गया। यानी पहले R1 मान लेते हैं वो 8 सेंटीमीटर था और बाद में वो बढ़कर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे क्या बोला है, यदि दोनों मामले में गुब्बारे का
सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी दोनों कंडीशन में हमको गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल बताना है। यानी दोनों कंडीशन में हमको क्या बताना है, गुब्बारे का जो सतह क्षेत्रफल है, हाँ, यानी गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से आप लोग बताइए, गुब्बारा आपका क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। यानी कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी यहाँ से हम क्या बोलेंगे, गुब्बारे के सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा आपके पास। यानी गुब्बारे का जो सतह क्षेत्रफल है उसका अगर अनुपात लिखना चाहे तो अनुपात क्या होगा, तो देखिए उसका अनुपात का सतह क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला होता है पाई आर 4 पाई r²। यानी यहाँ क्या होगा 4 पाई r1² बटा में 4 पाई r2²। यहाँ तक ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या होगा आपका 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल होगा। यानी यहाँ पर आपका ऊपर में बचेगा r1 का स्क्वायर और नीचे में बचेगा आपका r2 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर बटा में r2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग r1/r2 का होल स्क्वायर। यानी इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग r1/r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको क्वेश्चन में r1 और r2 दिया है, बस इसमें पुट करना है। यानी r1 की जगह पर क्या होगा, r1 की जगह पर है आपका 8 सेंटीमीटर, यानी 8/12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ से इसको अगर काट के अगर सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है तो इसको काटेंगे 16 चौका 64 और 16 नवा 144। यानी रेशियो आपको पास क्या मिला 4:9। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 4:9, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर। यानी समकोण, सबसे पहले आप लोग बताइए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो वो क्या होता है, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल समकोण हो यानी 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। उसका हमको कर्ण दे दिया, यानी उसका क्या दिया है आपको पास हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। और शेष दो भुजाएं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर है। यानी शेष जो बचा हुआ दो भुजा है वो एक दूसरे का क्या है 5 सेंटीमीटर। यानी पहला आप अगर मान लीजिए, यानी अगर पहला साइड को अगर x बोल दें तो दूसरा साइड क्या बनेगा x+5। यानी पहला जो है वो दूसरा से 5 अधिक है। यानी पहला साइड को अगर x मानेंगे तो दूसरा साइड अपने आप क्या बनेगा x+5। हमसे पूछ क्या रहा है कि अन्य दो भुजाओं का लंबाई क्या होगा। यानी हमको दोनों भुजा का लंबाई बताना है। तो दोनों भुजा का लंबाई कैसे निकलेगा, आपका x का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए इसको फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट और ये मेरा सी पॉइंट। एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब देखिए हमको हाइपोटेनस दिया है, यानी ए सी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है दो भुजा, यानी किसी भी साइड को अगर इस साइड को अगर x मानेंगे तो ये वाला साइड क्या बनेगा x+5। क्योंकि क्वेश्चन में यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि पहला जो भुजा होगा वो दूसरा से 5 अधिक होगा। अब यहाँ पे आप अगर x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² = p² + b²। यानी यहाँ पर क्या बोलिएगा AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बस AC की जगह पर कितना 25, यानी 25 का स्क्वायर ये बराबर होगा AB का स्क्वायर। यानी AB की जगह पर है आपका x, यानी x का स्क्वायर प्लस BC की जगह पर x+5, यानी x+5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर x²। अब यहाँ पर आपका क्या लगेगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। यानी यहाँ पर आपका होगा x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab।
यानी कि 10x। अब देखिए यहाँ से अगर इस 25 को अगर इधर ला दें, यानी अगर इस 625 को अगर उधर लाइएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 10x। और देखिए यहाँ पर है प्लस का 25 और इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 625 यानी माइनस का 600। यानी यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लें बराबर कितना है 0, यानी 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 300 बराबर 0। बस 2 को उधर भेजिए, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300। यानी यहाँ पर आपका क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, यानी 2 नंबर हमको ऐसा लेना है जिसको गुना करने पर 300 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 15। तो चलिए इसको अगला पेज पर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300। यहाँ देखिए अगर हम 20 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 300, और 20 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 5x। अब यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 20, और यहाँ से अगर माइनस 15 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, x प्लस 20 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 20 और x प्लस 20 कॉमन है, यानी x प्लस 20 और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या बोलिए, एक बार x प्लस 20 बराबर 0 और सेकंड कंडीशन क्या है, x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा आपको 20 और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 15। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप लोग बताइए कि x का वैल्यू हम लोग किस वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी x बराबर -20 या x बराबर -15। तो हमेशा याद रखिएगा मेरा साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी ये मेरा क्या है, ऋणात्मक मान है। यानी कि हम साइड को कभी भी, लेंथ मेरा कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरा x का वैल्यू क्या लेंगे, 15 लेंगे। अगर x का वैल्यू 15 लेंगे तो हमको साइड निकालना था, तो साइड क्या था, पहला साइड x था और दूसरा साइड x प्लस 5। यानी यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहला भुजा क्या है, पहला भुजा अगर x है तो x का वैल्यू कितना मिला, 15, यानी पहला साइड कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर दूसरा भुजा की बात करें, यानी दूसरा साइड आपका क्या होगा, तो दूसरा भुजा होगा आपका x प्लस 5, यानी x का वैल्यू कितना है, 15, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा, 15 प्लस 5 यानी कितना आ गया, 20। यानी साइड कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यानी दोनों जो बचा हुआ साइड था वो कितना कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के बराबर 0 हो और मूल्यों का योग तथा मूल्यों का गुणनफल अगर समान हो तो के का मान बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही किया था। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोला, हमको एक द्विघात समीकरण दे दिया और उसका भी क्या था, मूल्यों का गुणनफल और मूल्यों का योग बराबर था। तो यहाँ से हम क्या किए थे, हमको रिलेशन निकालना था। इसी जगह हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है। यानी है मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 4 के बराबर 0। तो यहाँ से आप के का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या बोलिएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यानी यहाँ पर -b की जगह पर क्या है, -6/k। सिमिलरली अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो वो होता है आपका c/a। यानी कांस्टेंट टर्म की जगह पर आपका क्या है, 4k। यानी यहाँ पर आपका होगा 4k/k।
अब क्वेश्चन में ये बोला है कि मूल्यों का जो योग है यानी सम ऑफ जीरोज है वो बराबर है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, यानी सम ऑफ जीरोज कितना है -6/k, ये बराबर होगा 4k/k के। यानी यहाँ से आपका k से k क्या होगा कैंसिल होगा, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया 4k बराबर -6, यानी इस अगर 6 को अगर उधर भेज दें यानी 6 इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड में, यानी k का वैल्यू क्या मिलेगा -6/4, यानी इसको अगर काटिएगा तो 3 दूना 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी k का वैल्यू क्या मिला -3/2, यानी k का वैल्यू क्या होगा -3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि बहुलक मान माइनस माध्यक बराबर 24 हो तो हमको बताना है कि माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा। यानी क्वेश्चन में हमको क्या बोला है बहुलक माइनस के यानी बहुलक माइनस माध्यक बराबर है 24, तो हमको निकालना है कि माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। तो हमको एक रिलेशन पता है मीन मीडियन मोड में, यानी बहुलक माध्यक और माध्यिका में क्या होता है बहुलक बराबर, यानी ये रिलेशन क्या होता है बहुलक बराबर जो होता है वो क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यानी ये रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। यानी बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में हमको क्या दिया बहुलक माइनस माध्यक, यानी अगर इस बहुलक माइनस इधर अगर इस माध्यक को अगर इधर लाएं तो क्या बनेगा प्लस का 2 गुना माध्य, यहाँ पर क्या है आपका 3 गुना माध्यिका। हाँ अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हमको दिया बहुलक माइनस माध्यक, यानी बहुलक माइनस माध्यक का वैल्यू कितना है आपका वो है आपका 24, यानी यहाँ पर आपका क्या लिखिएगा माध्यिका की जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, यानी बहुलक माइनस माध्यक बराबर आपको दिया 24, यानी यहाँ से आपका माध्यिका क्या होगा, तो यहाँ से आपका हाँ क्वेश्चन में दिया है कि बहुलक माइनस माध्य बराबर 24 है, यानी यहाँ पर क्या होगा 2 गुना 24 बराबर 3 गुना माध्यिका, यानी यहाँ से अगर माध्यिका का वैल्यू निकालें हाँ तो यहाँ से माध्यिका का वैल्यू क्या होगा 2 गुना 24/3, यानी माध्यिका आपको क्या निकल के आ गया 24। और देखिए माध्यिका अगर 24 है तो अगर इस 24 को अगर इसमें पुट कर दे तो यहाँ से आपका माध्यक माइनस माध्य क्या मिलेगा, यानी माध्यक माइनस माध्य जो आपका होगा वो क्या होगा, यानी दोनों को और घटाइएगा तो आपको मिलेगा 24, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी 11/15 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ऑप्शन में है शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर शांत। देखिए यहाँ पर इस 11/15 को 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, यानी इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब देखिए हमको शांत आवृत्ति का केस पता है कि अगर मेरा दशमलव अगर शांत हो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। तो अगर आपका शांत आवृत्ति रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहिए, यानी इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में होना चाहिए,
यानी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो मेरा क्या बन जाता है, अशांत आवृत्ति। यानी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका 3 आ गया, इसीलिए मेरा जो डेसिमल है वो क्या है, एक अशांत आवृत्ति का है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। हमको एक बहुपद दे दिया x² माइनस 2x प्लस 1। हमको इसका एक शून्य निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में हमको इसका एक शून्य निकालना है। यानी इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो x² माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका शून्य आप लोग दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि क्या है, आप फॉर्मूला लगाइए, और दूसरा विधि क्या है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए, अगर अब पहला विधि की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x² माइनस 2x प्लस 1 इसका फॉर्मूला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी x² प्लस 1 माइनस 2ab यानी 2x बराबर क्या, 0। यानी स्क्वायर का अगर उधर भेजिएगा तो x माइनस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यह आपका हो गया इजी मेथड। अगर इसका दूसरा विधि से निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पर क्या है, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करिएगा तभी आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोलिएगा, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से अगर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। यानी x माइनस 1 इंटू में x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से भी x माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से अभी आपको क्या मिला, x बराबर 1। तो अगर ये ऑप्शन में अगर MCQ में पूछे तो ये आप क्या करिएगा, इस मेथड से आप लोग सॉल्व करिएगा। यानी जो विधि आपको याद रहे उसी से आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज का आधार 15 dm है। यानी एक त्रिभुज का बेस जो है वो कितना है, 15 dm, और इसकी ऊंचाई कितना है, 12 dm। यानी त्रिभुज का बेस कितना है आपका, 15 dm, और उसका हाइट कितना है आपका, 12 dm यानी डेसीमीटर। आगे क्या बोला है, दोगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 dm हो द्वारा किया है। यानी हमको क्या दिया, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक और ट्रायंगल इसका दुगना है। इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो कितना होगा, 15 होगा। यानी मेरा ट्रायंगल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मेरा क्या है, एक ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल क्या है, पहले वाले ट्रायंगल के दुगना है, ठीक है। यानी पहले वाला का बेस कितना है, 15 है, और दूसरे वाला का, पहले वाला का हाइट कितना है, 12 है। फिर दूसरे वाला का आधार कितना है, 20 है। तो हमको क्या निकालना है कि अन्य त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, यानी दूसरा त्रिभुज का जो हाइट है, यानी ये वाला हाइट निकालना है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। यानी बेस क्या है, 15, और हाइट आपका क्या है, 12। ये बराबर होगा दूसरा वाला ट्रायंगल के। यानी दूसरा वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, 20, और हाइट हमको निकालना है। लेकिन एक और चीज़ बोला है कि दुगना क्षेत्रफल का है, यानी पहला वाला त्रिभुज से इसका क्षेत्रफल जो है वो डबल है। यानी यहाँ में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा आपका, 2 से 6 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल,
यानी यहाँ 15 गुना 6 बराबर क्या मिला 20 यानी यहाँ से एच का वैल्यू क्या मिलेगा 15 गुना 6/20 यानी 5 3 15 5 का 20 यानी यहाँ पर ऊपर में क्या मिला आपका 9 DM यानी इसका जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा आपका यानी इसका हाइट क्या होगा आपका 9 DM। यानी इसका हाइट क्या होगा आपका यानी यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका हाइट आपको मिलेगा 180/10 यानी इसको अगर कैंसिल करिएगा तो आपको इसका हाइट क्या मिलेगा 18 DM यानी सेकेंड वाला त्रिभुज का ऊंचाई आपको क्या मिलेगा 18 DM यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर सवाल में है कि एक अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा जो 6,3 और 3,-6 से समदूर स्थित है। जैसे ये वाला मान लीजिए मेरा पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 6,3। एक और पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए आप बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,6 और इससे क्या एक दूर कहीं पे पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी, वो क्या है एक्स एक्सिस पर है। यानी अगर ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यानी इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा x,0 यानी अगर ये एक्स पर रहेगा तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करना है बस, यानी इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यानी यहाँ ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हमको एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा यानी इन दोनों पॉइंट के बीच हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। यानी ए पी का बीच डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो होगा ए पी बराबर बी पी है, यानी ए पी जो है वो बी पी के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी का जो स्क्वायर होगा वो बी पी के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर क्यों किए क्योंकि हमको डिस्टेंस फार्मूला में रूट मिला था, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा। यानी यहाँ से क्या होगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा। यानी यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का क्या 0 - 6 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ क्या मिलेगा 0 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा यहाँ से आपका लगेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab यानी कि -12x प्लस यहाँ पर क्या है -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये बराबर होगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा आपका a - b का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और यहाँ पर क्या होगा -6 का स्क्वायर 36। जो टर्म यहाँ से कटने वाला उसको काट दीजिए, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से आपको प्लस 36 से प्लस 36 कैंसिल होगा, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा -12x और ये अगर 6 इधर रहेगा तो +6 बराबर 9 - 9 यानी कितना 0, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा -6x बराबर 0, यानी यहाँ से आपको x का वैल्यू भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी यहाँ से हम क्या निकालें x का वैल्यू भी क्या है 0 है, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो अगर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालें तो इसका कोऑर्डिनेट है x, 0 यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, 0 यानी x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, यानी ये जो पॉइंट P है वो कहाँ पर होगा आपका ओरिजिन पर। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 0, 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी चतुर्भुज का 3 कोण हो सकता है। यानी हमको 4 ऑप्शन दे दिया, इन चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि किस समूह के लिए मेरा त्रिभुज
हो सकता है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी हम इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को देख लेते हैं कि तीनों में किसको जोड़ने पर 180 आ रहे हैं। वही मेरा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 60 प्लस 70 प्लस 80। यानी अगर इन तीनों को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 210 डिग्री। यानी 210 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज को अगर तीनों एंगल को अगर ऐड करें तो हमेशा क्या मिलता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है? 210 डिग्री, यानी ये वाला मेरा बात पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस 25 50 और 50 40 90। यानी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा है? तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा? मेरा रॉन्ग होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा? मेरा रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है? अगर इसका तीनों एंगल जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 150। यानी ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बचा लास्ट ऑप्शन। हाँ, तो बचा आपका लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी में है 70 40 और 140। यानी ऑप्शन नंबर डी को अगर आप जोड़िएगा इस केस में आपको तीनों एंगल का सम क्या मिलेगा? 180 डिग्री। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर सवाल में है कि लंबाई अगर एल हो और चौड़ाई अगर डब्ल्यू हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? यानी हमको बताना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। यहाँ पर चेंजेस क्या है कि लंबाई की जगह पर क्या है? लंबाई की जगह पर एल है और चौड़ाई की जगह पर डब्ल्यू है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 गुना एल प्लस बी। यानी यहाँ पर इसका अगर आयत का अगर परिमाप लिखें तो इसका परिमाप क्या होगा? 2 गुना एल की जगह पर एल और यहाँ चौड़ाई क्या है? डब्ल्यू। यानी आयत का परिमाप क्या होगा? 2 गुना एल प्लस डब्ल्यू। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए कि परिमाप बहुपद का मूल्य 15 हो जाए? यानी 18 नंबर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? हमको एक समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। यानी इस समीकरण में हमको क्या बोला है कि इस समीकरण में क्या चीज़ को घटा दें, यानी किस चीज़ को हटा दें कि मेरा इसका मूल्य क्या बने, यानी इसका 1015 हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? माना कि बहुपद से के हटा दिए। यानी इस समीकरण में से मान लीजिए कि के को अगर घटा दिए तो इसका 0 क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। यानी इस बहुपद क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 30 और यहाँ क्या होगा? माइनस के बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा आपका? अगर इसमें के घटा दे तो इसका मूल्य क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। यानी एक्स के जगह पर क्या करना है हमको? 15 को पुट करना है। यानी यहाँ पर आपका क्या बनेगा? 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुना 15 प्लस 30 माइनस के बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा? 15 का स्क्वायर होता है 225 और अगर 16 में अगर 15 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा? यानी ये आपको मिलेगा 240 प्लस का 30 माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से आप के का वैल्यू नहीं निकालिएगा। यानी यहाँ से अगर 225 और 30 जोड़ेगा तो कितना में होगा? 255 माइनस 240 माइनस के बराबर 0। यानी इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या मिलेगा? 15 माइनस के बराबर 0। अगर इसके को इक्वल टू के उधर भेज दें तो के का वैल्यू क्या मिलेगा? के का वैल्यू 15। यानी अगर इस समीकरण में से अगर 15 घटा दें तो इसका एक मूल्य क्या बनेगा? 15 मिलेगा।
यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स हो तो हमको निकालना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। हमको क्या निकालना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वाई। क्वेश्चन में हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका वाई होगा। यानी क्वेश्चन में हमको दिया कि अगर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो हमको निकालना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल है। तो मान लेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो वाई के बराबर है। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन बना, इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। यानी अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? एल एच एस एल एच एस से मल्टीप्लाई होगा और आर एच एस आर एच एस से मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आप एल एच एस को मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला टर्म आपका बनेगा और यहाँ क्या होगा? एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक आइडेंटिटी था। देखिए पहला आइडेंटिटी क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री का तीनों आइडेंटिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में क्या है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1। यानी 1 बराबर एक्स इंटू वाई। ठीक है, अगर इस वाई को अगर इधर ला दें तो क्या बनेगा? यानी अगर हम यानी अगर हम इस एक्स वाले टर्म को अगर इधर लाए इक्वल टू के तो देखिए यहाँ पर एक्स आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या बनेगा? एक्स आपका डिवाइड में। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वाई बराबर 1/x। और देखिए क्वेश्चन में हम लोग वाई किसको माने हैं? यानी वाई जो टर्म है वो किसको माने हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? 1/x। यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/x। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यानी हमको ऑप्शन को देखकर बताना है कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? त्रिघात यानी उसका पावर में अगर 3 होगा वही मेरा क्या होगा? व्यापक रूप। अगर आपसे इस क्वेश्चन में अगर द्विघात बहुपद पूछता तो उसका पावर क्या होता? 2 होता। ठीक है, यानी हमको पूछा है कि इसमें क्या है? त्रिघात बहुपद कौन सा है। यानी ऑप्शन में देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन के लिए यानी किस समीकरण का पावर 3 है। तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। यानी ये जो है वो त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, हमको बोलना है कि tan थीटा बराबर 3/4 हो। तो हमको निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 cos थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? हमको दिया है tan थीटा जो है वो कितना है? 3/4 है। तो हमको वैल्यू निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको tan का वैल्यू दिया है। यानी किसी भी प्रकार से हम इस एक्सप्रेशन को tan में चेंज करना होगा। यानी यहाँ पर ऊपर और नीचे में क्या करते हैं? कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे
अगर ऊपर में कॉस थीटा से डिवाइड लगाए तो नीचे में भी क्या होगा, कॉस थीटा से डिवाइड होगा। यानी नीचे में भी क्या होगा आपका, कॉस थीटा से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऊपर में आपका 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये आपका बनेगा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे में भी क्या बनेगा आपका, नीचे में भी बनेगा आपका 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या बनेगा आपका कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा, यानी यहाँ आपका होगा 4 टेन थीटा माइनस 1। नीचे में क्या होगा आपका 4 टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन में हमको टेन थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 3/4, यानी टेन थीटा का जगह पर कितना लिखेंगे, 3/4, यानी यहाँ क्या होगा 4 गुना 3/4 माइनस 1 अपन में यहाँ क्या होगा 4 इंटू 3/4 प्लस 1, यानी यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में आपका बचेगा 4, यानी इसको काटने पर आपको क्या मिला 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, यानी यहाँ क्या बोला है सी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा डी होगा, तो हमको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ बताना है, और हमको बोलना है कि इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो अगर हम सी में अगर डी से अगर डिवाइड लगाएं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर डी, यानी बोला है सी अगर डी से अगर बड़ा है, यानी अगर अब में सी अगर डी अगर बड़ा होगा तो इस केस में इसका रिमाइंडर क्या बनेगा आपका डी, यानी इसका भाज्य क्या होगा डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 23 नंबर में है, यदि ए ने 4,045 नहीं, ए ने बोला है कि 45,000 में 45,000 रुपया निवेश कर कर एक व्यापार आरंभ किया, यानी ये कोई व्यक्ति जो है वो 45,000 रुपया लगाकर कोई क्या किया, व्यापार को स्टार्ट किया। फिर आगे क्या बोला, कुछ समय बाद बी ने, यानी कुछ समय बाद बी जो है वो क्या किया 54,000 निवेश करता है और उसका साझेदारी बनता है, यानी ए व्यक्ति का साझेदारी कौन बनता है, बी व्यक्ति। आगे क्या बोला है, यदि व्यापार में होने वाला लाभ का वर्ष, यानी व्यापार में जो आपका प्रॉफिट होता है उसका रेशियो क्या है 2:3, यानी आपको प्रॉफिट का रेशियो दे दिया 2:1, तो हमको बताना है कि अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद ए बी का साझेदारी बनेगा, यानी कितना महीना बाद जो है वो ए बी का क्या बनेगा, साझेदारी बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ माना कि बी जो है वो x वर्ष में क्या बनेगा, ए का साझेदारी, यानी यहाँ पर ए क्या बनेगा 12 - x, यानी यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन क्या होगा, यानी हमको क्या बताना है, हमको निकालना है लाभ का अनुपात, यानी दोनों का जो प्रॉफिट हुआ दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ। तो देखिए पहला व्यक्ति जो है वो निवेश कितना किया 45,000, दूसरा व्यक्ति निवेश कितना किया, हाँ तो यहाँ पे पहला व्यक्ति जो है वो निवेश कितना किया 45,000, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और इसका रेशियो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति कितना निवेश करता है 54,000, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 1 से, यानी यहाँ से अगर इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा 7, यानी कि x का वैल्यू 7, यानी 7 मंथ बाद, यानी 7 महीना बाद जो है जो बी व्यक्ति है वो ए का क्या बनेगा, साझेदारी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 2 x 4 5 का माध्यक अगर 3 हो, यानी हमको एक टर्म दे दिया उसका माध्य क्या है अगर 3 है, तो हमको बताना है कि इसका माध्य का मान क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, यानी हमको एक टर्म दे दिया
और इसका माध्यक अगर 3 है तो माध्यक बराबर क्या जानते हैं हम लोग? माध्यक बराबर जानते हैं, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले n को चेक करते हैं, यानी n मेरा क्या है। तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 आपका क्या है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या वाले केस में आपका माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला आता है आपका n + 1/2 अपन, यानी यहाँ पर आपका n का वैल्यू क्या है? 5, यानी 5 + 1/2, यानी यहाँ पर आपका माध्यिका जो होगा वो आपका होगा 3 अपन। यानी इस एक्सप्रेशन में तीसरा पद कौन सा है? x, यानी x का वैल्यू क्या होगा? x का जो वैल्यू है वो आपका होगा 3, क्योंकि माध्यिका दिया है हमको क्या? 3। अब हमको इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या जानते हैं? जितना भी टर्म दिया गया उसका योग बटा में नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्म क्या है? 1 + 2 + x + 4 + 5, और नीचे में नंबर ऑफ टर्म कितना है? 5। अब यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट करिए, यानी यहाँ क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नीचे में भी 5, यानी इन सबको अगर ऐड करिएगा तो ऊपर में क्या मिलेगा आपका? 15, और नीचे में आपको 5, यानी इसका माध्य क्या मिल गया? 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमको बताना है कि 5.233, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 जो संख्या है वो क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5.2 का बार, यानी 3 संख्या जो है, यानी एक ही संख्या बार बार अगर रिपीट करें, इस केस में मेरा जो संख्या होता है वो क्या होता है? यानी इस केस में मेरा संख्या क्या बनता है? एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस सेशन में सेट 8 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।